हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, क्या IOL एक्सचेंज संभव है। आइए हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। जो लेंस है, एग्जिस्टिंग लेंस है, उसको निकाल करके और यदि अपन नया IOL डाल दें तो उसे ही IOL एक्सचेंज प्रोसीजर कहा जाता है। आइए हम इसके इंडिकेशंस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है यदि इनकरेक्ट पावर का IOL लग गया। दूसरा जो है वो IOL जो है वो पूरा रिएक्शन की वजह से पूरा ओपेसिफिकेशन हो गया उसमें, या फिर IOL अपनी जगह से खसक गया, या तो वो डिसलोकेट हो गया या सबलक्सेट हो गया, या फिर UGS सिंड्रोम यानी यूवियाटिस, ग्लूकोमा और या हाइफीमा, बहुत ज़्यादा यदि इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, या फिर जो है वो पेशेंट में मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस डला हुआ है, उसके कारण हेलोज एंड ग्लेयर से इतना ज़्यादा पेशेंट परेशान हो गया कि वो नाइट ड्राइव नहीं कर पा रहा और इतना ज़्यादा परेशान है तो वो जो है IOL एक्सचेंज कराने के लिए तैयार हो जाता है। या फिर एक और है कि यदि बच्चे को पोस्ट ट्रॉमेटिक सपोज कैटरैक्ट हुआ और उसमें अपन ने IOL डाल दिया, परंतु बाद में लेटर ऑन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु बाद में उसमें बहुत ही हाई मायोपिया डेवलप हो गया और एक आई में हाई मायोपिया हो गया बहुत ज़्यादा और एक में जो है वो नॉर्मल आई है। तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा पावर का डिफरेंस हो जाता है, जिसे एनाइसोमेट्रोपिया कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें प्रॉपर पावर का IOL कैलकुलेट करके डाला जाता है। तो ये हो गए सारे इसके इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस के बाद हम पेशेंट का सिलेक्शन कैसे करें, कौन कौन से पेशेंट आइडियल हैं, ठीक है, जिनमें एक्सचेंज किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले कॉर्निया हेल्दी है कि नहीं, कॉर्नियल एडिमा तो नहीं है, कॉर्नियल डिकम्पनसेशन तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कॉर्निया कैसी है, पोस्टीरियर कैप्सूल कैसा है, IOL अपनी जगह में है कि डिसलोकेट हो गया है, या फिर एंटीरियर चैम्बर में विट्रियस तो नहीं है, और या पोस्टीरियर सेगमेंट कैसा है जिसमें कि CME वगैरह तो नहीं है, रेटिना कैसी है, विट्रियस हेमरेज वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो आइडियली जो IOL की एक्सचेंज प्रोसीजर है विद इन 90 डेज़ की जानी चाहिए, परंतु जो मल्टीफोकल या ट्राईफोकल है वो 6 महीने तक का, 3 से 6 महीने तक का ट्रायल को दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेन कई बार जो है वो हेलोज और ग्लेयर को इग्नोर करने लग जाता है, तो इसीलिए उनको ये ट्रायल दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो ये हो गया अपना। इसके बाद हम पेशेंट को प्रोग्नोसिस बताना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्नोसिस में क्या बताएंगे कि भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं IOL एक्सचेंज के दौरान, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर से काफ़ी टफ प्रोसीजर है। और हाँ, ये कभी भी हर जगह नहीं की जाती है, परंतु बहुत ही सेफ हैंड्स के और अच्छे इंस्टीट्यूट में ही कराएं यदि करा रहे हैं आप IOL एक्सचेंज प्रोसीजर तो। और इसमें प्रोग्नोसिस में लेंस वापस अपनी जगह से खसक सकता है, या फिर जो है लेंस में ओपेसिफिकेशन आ सकता है, कॉर्नियल एडिमा, डिकम्पनसेशन हो सकता है, आई का प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर विट्रियस हेमरेज हो सकता है, पीछे पर्दे में सूजन आ सकती है, और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बताना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। अब प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो अपन जो है वो जो एग्जिस्टिंग IOL है उसको पीसेस में या एज ए होल IOL को निकाल लिया जाता है। फिर पूरे आई को अच्छे तरीके से देखा जाता है कि उसमें पोस्टीरियर कैप्सूल या कैप्सूलर बैग वगैरह इंटैक्ट है कि जो है कैप्सूल रप्चर हो गया, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो IOL प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके उसमें IOL यदि कैप्सूलर बैग वगैरह है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें कैप्सूलर बैग में IOL डाल दिया जाता है। और हाँ, IOL डालने के पहले, एक्सचेंज करने के पहले रीपोजिशनिंग करके हम देख सकते हैं कि भाई हो सकता है छोटी प्रोसीजर से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
तो यदि इनकरेक्ट पावर वाली प्रॉब्लम नहीं है तो अपन IOL को रीपोजिशन करके पहले ट्रायल करके देख सकते हैं। परंतु यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर IOL निकाल करके और फिर दूसरा IOL डाल दिया जाता है, यदि कैप्सूलर बेड वगैरह सब कुछ ठीक है तो। परंतु यदि कैप्सूल पूरा रप्चर हो गया है और विट्रियस पूरा जो है वो एंटीयर चैम्बर में आ गया तो एंटीयर विट्रेक्टोमी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आइरिस फिक्स वाले जो लेंसेज रहते हैं, आइरिस क्लॉ लेंसेज, उनको जो है वो आइरिस और कैप्सूल दो के बीच में जो सल्कस रहता है उसमें डाला जाता है, या फिर स्क्लेरल फिक्सेशन के द्वारा जो है वो IOL को इम्प्लांट किया जाता है। अब क्या पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन या इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इंट्रा ऑप में सबसे पहले तो कॉर्निया में ट्रॉमा हो सकता है और हाइफीमा हो सकता है, और इसके अलावा जो है कैप्सूल रप्चर हो सकता है एंड विट्रियस एंटीयर चैम्बर में आ सकता है। ये आपके इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी है कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वूंड लीक हो सकता है, IOP बढ़ सकता है, कॉर्नियल डिकम्पनसेशन हो सकता है, या फिर बाद में हाइफीमा या रिकरेंट विट्रियस हेमरेज हो सकता है, CME डेवलप हो सकता है, और लेंस वापस अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है, और बाद में रेटिनल डिटैचमेंट या जो है विट्रियस हेमरेज वगैरह हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। और इसका आउटकम यदि अपन देखें तो 95% जो है वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं पेशेंट। 95% जो है वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, IOL प्रॉपर तरीके से बदल जाता है और बहुत बढ़िया उनको ये खासकर जो इनकरेक्ट बच्चे का एनाइसोमेट्रोपिया है या फिर IOL ओपेसिफिकेशन, 3 में ये बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आ सकता है। अब जो है यदि सब कुछ बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया है तो पेशेंट जो है वो बहुत खुश हो जाता है, परंतु किसी किसी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, खासकर यदि बहुत दिनों बाद यदि ये की जा रही है। विदिन 90 डेज़ करें तो कम रिएक्शंस होती है, परंतु यदि बहुत सालों बाद यदि ये IOL एक्सचेंज किया जा रहा है तो बहुत सारे एडिशंस और जो है वो ओपेसिटीज़ वगैरह बन जाती है, जिसके कारण जो है वो ऑपरेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। सेफ हैंड्स में करना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में की जानी चाहिए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही की जाए। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।